बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है। उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। चैप्टर नंबर 7 में हमने एंजाइम्स को डिस्कस करना है। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर ऑल प्रोटीन्स स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज दे आर स्लो। अगर आसान अल्फाज में देखें तो जितने भी एंजाइम है बाय नेचर ये प्रोटीन्स होते हैं। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन, तो अगर आप समझें बायोकेमिकल रिएक्शन से मुराद वो रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? बायोकेमिकल रिएक्शन है। उनमें से कुछ रिएक्शन की एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो अगर तो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है तो वो रिएक्शन स्पीड अप है, तेज रफ्तार होता है। लेकिन अगर एंजाइम यूज नहीं होते तो वो रिएक्शन स्लो हो जाते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है। आगे जो मेन डेफिनेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहली टर्म है 7.1, पहला टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। तो हमने चैप्टर नंबर 6 में मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा डिस्कस किया था। एक्चुअली क्या होता है? सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जिंदा जानदार की बॉडी में जो होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको उसकी सर्वाइवल के लिए जो रिएक्शन जरूरी है उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो वो मेटाबॉलिज्म में आते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो सबसेट्स हैं। अगर हम पीछे भी देखे थे हमने, तो वही वाले सबसेट हम दोबारा डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। पहला सबसेट है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? इन्वॉल्व्स इन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। जो बड़े मॉलिक्यूल ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी में, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला जो प्रोसेस होगा क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। अगर मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इन पे गौर करें तो जरा मेमोराइज करने में आसानी होगी। इन्वॉल्व्स इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मुराद ग्लूकोज हो सकता है। एनर्जी डायनामिक्स की बात करेंगे तो कैटाबॉलिज्म के बदले में रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग प्रोसेस। जब कैटाबॉलिज्म होगा तो बदले में एनर्जी पैदा होगी। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो पहली एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन है, दूसरी लिपोलाइसिस। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड H2। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसको हम ग्लाइकोलाइसिस भी बोल सकते हैं। बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है ड्यूरिंग डाइजेशन या ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन उसकी ब्रेकडाउन होगी तो बदले में ग्लूकोज से CO2 एंड H2O बनेगा। लिपोलाइसिस क्या होगी? लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछले चैप्टर के लेक्चर नहीं सुने तो आप अगर वहां पे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 का देखें तो उसमें हमने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को बाय स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पे एक वीआईपी एमसीक्यूज है, बॉक्स में हमिंग बर्ड के बारे में बताया हुआ है। तो हमिंग बर्ड जो ऐसा परिंदा है ये क्या करता है? हैव हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट। इसका मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत हाई होता है और ये कॉन्टिन्यूसली फीड करता रहता है। कॉन्टिन्यूसली फीड करता है ताकि अपने आप को वार्म अप रख सके। और कुछ जो आपकी बुक में नहीं है इसके बारे में, हमिंग बर्ड जो है वो कई कई मील तक उड़ सकता है और कई कई दिन उड़ सकता है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। अब एनाबॉलिज्म जो दूसरा सबसेट है मेटाबॉलिज्म का उसकी बात करेंगे तो उसके भी उसी तरह ABC मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं। पहला इन्वॉल्व्स इन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्या है? ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएगा। कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटेंगे। अगर हम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज के लिहाज से, तो ग्लूकोज का बनना हमारी बॉडी में क्या है? एनाबॉलिज्म। उसका ब्रेकडाउन होना क्या है? कैटाबॉलिज्म। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। अगर हम इसकी एनर्जी डायनामिक्स की बात करेंगे तो वो एनाबॉलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है। ये वाला प्रोसेस क्या करता है? एनर्जी को कंज्यूम करता है। और एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इसकी एग्जांपल में एक फोटोसिंथेसिस आएगी, दूसरी प्रोटीन सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये भी हमारा कॉन्सेप्ट पहले से ही बना हुआ है कि पौधे क्या करते हैं? सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 फजा से लेते हैं, जमीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो बदले में ग्लूकोज बनाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है। पौधों में ग्लूकोज इस तरह बनता है। तो CO2 एंड H2O आर कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज C6H12 एंड O6। अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन बाय जॉइनिंग द अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड्स सेपरेट होते हैं उनको ज्वाइन करके प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अगर सपोज इसमें से हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड राइट डाउन इट्स टाइप्स।
कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन, उसकी एनर्जी डायनामिक्स और उसकी एग्जांपल्स को लिखने के लिए ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अगला पॉइंट है हमारा 7.2, व्हाट आर एंजाइम्स। तो ये परफेक्ट डेफिनेशन होगी, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी विदाउट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। यानी कि आसान अल्फाज में कहें तो विदाउट कंज्यूम इन द प्रोसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कैटलिस्ट है, जो एंजाइम होगा, वो उस रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता। सपोज पीछे अभी हमने पढ़ा ग्लूकोज बन रहा है हमारी बॉडी में आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, तो ग्लूकोज में उस एंजाइम का कोई पार्ट नहीं होता, वो एंजाइम शामिल होता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को और साइड पे हो जाता है, उसका पार्ट नहीं बनता। तो ये इसकी डेफिनेशन है। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो अलाउ रिएक्शंस टू अकर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर। बाज़ औक़ात कुछ एंजाइम रिएक्शन को मिलियन ऑफ टाइम स्पीड अप कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन को। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे तो ये भी हमने इसके मैकेनिज्म पढ़ना है एंजाइम का अगले लेक्चर में, तो उसमें आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि सबस्ट्रेट क्या है, एंजाइम क्या है, एक बायोकेमिकल है जिसने रिएक्शन को तेज करवाना है, जिस सब्सटेंस से अटैच होना है वो क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने एक डायग्राम भी आगे आएगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हाईली स्पेसिफिक टू देयर यूनिक सबस्ट्रेट, जिसके साथ इन्होंने अटैच होना है वो एक यूनिक सबस्ट्रेट होता है। आगे हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका बोर्ड पैटर्न से लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टीज के लिहाज से इसकी टोटल आपके सिलेबस में 6 प्रॉपर्टीज दी गई तो आप इसमें से कोई भी 5 प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो केमिकल नेचर है इसकी। केमिकल नेचर, केमिकली जो एंजाइम्स हैं ये क्या हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये है जी कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स कंटेनिंग 100 to 1000 अमीनो एसिड। कुछ एंजाइम जो है वो 100 से 1000 के दरमियान में इनकी रेशो हो सकती है। ठीक है, इतने प्रोटीन्स पर ये या इतने अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। और कुछ एंजाइम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइबोजाइम की एग्जांपल मैंने कोट की है, कंटेन आरएनए मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, इनमें प्रोटीन नहीं पाई जाती। ठीक है, कुछ एंजाइम इस तरह के भी होते हैं और ये एंजाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म या वेल डेवलप्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। ये राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, राइबोसोम्स में, वायरसेस में और बैक्टीरिया में। तो एज एग्जांपल आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो प्रोटीन के नहीं बने होते। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या होता है जी, पोजेस 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 डायमेंशनल का लफ्जी मतलब ये होगा कि जो एंजाइम्स हैं वो सहरुखी तीनों हालत में पाए जाते हैं। तो उसको अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो अगर हम उसको घुमाएं, जिस साइड से भी हम उसको देखेंगे वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर वैसे ही नजर आता है। ठीक हो गया। तो और ये वाले जो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ये करता क्या है, शेप देता है किसको, एक्टिव साइट को, टू बाइंड विद सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए, सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, ये एंजाइम है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसने सबस्ट्रेट से अटैच होना है ये क्या कहलाएगा, एक्टिव साइट कहलाएगा। और ये क्या है, सबस्ट्रेट। और ये स्पेसिफिसिटी अभी हमने देखा था, एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। अब ये देखें इसकी शक्ल और एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप है बिल्कुल सेम टू सेम है, इजीली ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम वो लॉक एंड की मॉडल पढ़ना है हमने नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको पता होगा जो एक की होती है हर लॉक की एक स्पेसिफिक की है। ऐसा नहीं होता कि एक ही की हो हम सारे घर के जो लॉक है उसी की से खोलें, तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह एक लॉक और की स्पेसिफिक है इसी तरह एंजाइम और सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक है। इसकी और एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी क्या होगी, तो करता है जी एक्सटर्नल प्रिसाइज रिगार्डिंग द स्पेसिफिक रिएक्शन। ये क्या करता है, एक्सटर्नली सॉरी, यानी कि जो आउटसाइड द सेल्स हैं उनको प्रिसाइज होता है रिगार्डिंग द स्पेसिफिक रिएक्शन। तो रिएक्शन को स्पेसिफिक रखता है। कैसे स्पेसिफिक रखता है, यहाँ पे एग्जांपल देखें, अमाइलेज एंजाइम है, कैटालाइज करता है स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर। अब ऐसा नहीं है कोई और एंजाइम हो वो भी स्टार्च के लिए स्पेसिफिक हो। ठीक है, तो आसान अल्फाज में भी मैंने यही एग्जांपल दी थी, जैसे लॉक एंड की मॉडल की एग्जांपल दी है, वो भी एंजाइम का मैकेनिज्म है।
हमने डिस्कस वैसे नेक्स्ट लेक्चर में करना है। तो वो कहते हैं जैसे अमाइलेज है, ये स्पेसिफिक है स्टार्च को, स्टार्च के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा और सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। अभी हमने जो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किया है, केमिकल नेचर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर और रिएक्शन स्पेसिफिक, या स्पेसिफिसिटी कह सकते हैं, स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। जैसे नाम से ही जाहिर है, इंट्रासेलुलर विद इन द सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द सेल, उसी बेस पे इसकी डेफिनेशन बनेगी। इंट्रासेलुलर एंजाइम क्या है? ऑपरेट एंड फंक्शन विद इन द सेल, सेल के अंदर जो ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल है, एंजाइम कंट्रोल सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसीजर हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, तो ये विद इन द सेल है। इसे एग्जांपल कोट करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करेंगे तो सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर सिक्रेट होता है टू परफॉर्म देयर फंक्शन, यानी कि अपना काम सेल के बाहर ही परफॉर्म करता है, सेल के अंदर नहीं करता। तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय द स्टोमिक वॉल, मैं सपोज हमारे जो स्टोमिक है उसकी जो वॉल से एंजाइम बनता है, एक पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, तो वो वाला जो एंजाइम होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की एग्जांपल होगी। नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक है कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम। कोफैक्टर क्या होते हैं? जो एंजाइम है बाज़ औक़ात उसको अपनी फंक्शन को एफिशिएंसी बनाने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट, अब मैंने पढ़ी डेफिनेशन कि एंजाइम क्या है? प्रोटीन है, उसको कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट की भी जरूरत होती है ताकि वो एफिशिएंटली अपना फंक्शन, अपना रोल और बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सके। तो कहते हैं मेनी एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट टू बिकम फुली एक्टिव। अब इन नॉन प्रोटीन पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं। तो ये भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये की डेफिनेशन नहीं दी हुई, इनकी एग्जांपल्स कोट की गई हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। तो मेटल आयन सच एज आयरन Fe एंड मैग्नीशियम Mg, ये क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होंगे। ऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करेंगे, दे आर फर्दर डिवाइडेड। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं आगे फिर इनकी 2 टाइप्स आ जाएंगी, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक है कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करेंगे तो टाइटली बाउंड टू द एंजाइम है, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक फैक्टर ही है, बट ये क्या है? टाइटली बाउंड है एंजाइम के साथ। इस एग्जांपल की बात करेंगे तो बायोटीन एंड हीम ग्रुप। यहाँ पे जस्ट आपके टेक्स्ट में हीम ग्रुप डिस्कस किया हुआ है, तो हीम जैसे वर्ड से ही डिनोट है, हीमोग्लोबिन से निकला हुआ है। अब एक्चुअली हीम ग्रुप होता क्या है? ये होता है आयरन कंटेनिंग ग्रुप है, क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, इसमें कुछ आयरन के जो पार्ट्स हैं मिल के ग्रुप बनता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम, ये सारे क्या होंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल्स हो जाएंगी। आगे बात करेंगे कोएंजाइम की, तो लूजली बाउंड टू द एंजाइम मे रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब एक्चुअली ये क्या है? टाइटली बाउंड है, ये लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड का मतलब ये है कि जैसे ही रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देना, रिएक्शन को स्पीड कर देंगे, फौरन रिलीज हो जाएंगे, साइड पे हो जाएंगे। लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो टाइटली बाउंड रहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवा के फिर अलग होते हैं और प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते। ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात करें तो विटामिन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल लें तो NAD और NADP। यहाँ पर जो विटामिन है, तो अभी जो नई बुक है उसके अंदर मेंशन नहीं है, पुरानी बुक में ये मेंशन था विटामिन के अंदर, एग्जांपल थी फॉलिक एसिड की। ठीक है, तो अगर आप कोड करना चाहें यहाँ पे विटामिन को, तो विटामिन में फॉलिक एसिड आ सकता है। न्यूक्लियोटाइड में NAD और NADP आएगा। NAD स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, और जो NADP है उससे बनेगा निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक है, तो ये इनके एब्रीविएशन है, तो हम इसको इसी तरह पढ़ते हैं NAD एंड NADP, और कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इसको स्मॉल लेटर में नहीं लिखते। नंबर 6 है, ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, अगला जो यूजेस में आ जाएगा। एंजाइम एक्शन इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होंगे? जो बॉडी में टेक प्लेस होते हैं कॉम्प्लेक्स में, जैसे हमारी डाइजेशन की अगर एग्जांपल ले लेंगे, खाना खा के उसको डाइजेस्ट करना, ये भी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन में आएगा। ठीक है, एंजाइम ऑफन वर्क इन लीनियर सीरीज। लीनियर सीरीज को अगर आप यहाँ पे कोट करें तो इसका मतलब ये है, जैसे सपोज हमने मुंह के जरिए खाना लेना है, उसको लेना है, दांतों से चबाना है, तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है माउथ से, ओरल कैविटी में ही डाइजेशन। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम है जो हमने बाहर से बाइट लिया, वो सबस्ट्रेट था जो एंजाइम हमारे मुंह में बना,
ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे कोट की है, सलाइवरी अमाइलेज जो था ये एक एंजाइम है जो मुंह में पानी आता है, ठीक है। तो जो हमने खुराक के अंदर जो स्टार्च है सलाइवरी अमाइलेज के लिए जो स्टार्च होगी ये सबस्ट्रेट होगी, इसको डाइजेस्ट करने के बाद रिएक्शन के बाद ये क्या बना देगा, माल्टोज बना देगा। तो हमारी ओरल कैविटी में माल्टोज जो बनेगा वो क्या होगी, प्रोडक्ट। लेकिन स्टमक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम होंगे उनके लिए वो सबस्ट्रेट का काम करेगा। ये इसका मतलब है, यानी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन है, एक एंजाइम का प्रोडक्ट अगले एंजाइम का क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं जी, कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम रिएक्शन सबस्ट्रेट फ्रॉम द नेक्स्ट एंजाइम, यानी कि पहले की प्रोडक्ट अगले का सबस्ट्रेट कहलाएगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है, ये माउथ के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये खुराक में जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करता है। ये सलाइवरी अमाइलेज के लिए स्टार्च क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, और माल्टोज इसकी प्रोडक्ट होगी, और ये वाली जो प्रोडक्ट होगी अगला एंजाइम जो इंटेस्टाइन में बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एक एंजाइम बनेगा जिसे कहेंगे माल्टेज, ठीक है। जैसे कि नाम से जाहिर है, माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस कराएगा, तो वही वाली ग्लूकोज लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए हमारी बॉडी का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। लास्ट इसी का ही हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक का ही, बट क्वेश्चन अलग बन सकता है, यूजेस ऑफ एंजाइम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो यूजेस भी मैंने पॉइंट आउट कर दिए हैं, 4 यूजेस हैं, सीधा सीधा 4 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकता है। शॉर्ट की बात करेंगे, फूड इंडस्ट्री अलग शॉर्ट है, पेपर इंडस्ट्री अलग शॉर्ट है, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स अलग शॉर्ट है, और फर्मेंटेशन इंडस्ट्री अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। फूड इंडस्ट्री में क्या करता है जी, इसका पहला पॉइंट अगर देखें, यूज टू ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, और ये ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च से बनता क्या है, इसके बदले में वो कहते हैं जी व्हाइट ब्रेड, बन्स एंड रोल्स, ये बनाने के लिए हम इसको डेयरी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्रूशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ चीज, ठीक है, तो चीज प्रोडक्शन में ये इस्तेमाल होता है फूड इंडस्ट्री में। अगला है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में क्या करते हैं, डिग्रेड स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी। जो स्टार्च है ये वुड का पार्ट है बेसिकली, जो हम पेपर इंडस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अभी गंदम का सीजन गया है तो जो गंदम का बकाया बचता है, हम पंजाब उसे तूड़ी कहते हैं, ठीक है। जो लीव्स होते हैं उनके जो क्रश्ड पार्ट हैं उनको हम पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। कुछ पौधों के को भी यूज किया जाता है लेकिन ज्यादा ये यूज होते हैं, और या हम रिसाइकल्ड पेपर को यूज कर लेते हैं। जब उसका पल्प बनता है तो उसकी विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन बहुत ज्यादा होता है, उसको कम करने के लिए हम एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं डिग्रेड स्टार्च। तो उस सूरत में ये जो विस्कोसिटी बनती है उस पल्प की, उसको कम करता है ताकि एड्स टू द स्मूथ प्रोडक्शन ऑफ द पेपर, ताकि वो लोअर होके थिन हो जाए, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए, पेपर बनाने में आसानी हो जाती है। तो ये भी पेपर इंडस्ट्री में स्टार्च इसका इस्तेमाल है एंजाइम का। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 एंजाइम की एग्जांपल है, प्रोटीएज और अमाइलेज। प्रोटीएज एंजाइम जो है वो यूज टू रिमूव प्रोटीन स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ। कपड़ों पर प्रोटीन के जो दाग धब्बे लग जाते हैं उनको खत्म करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए प्रोटीएज यूज होता है। और जो अमाइलेज एंजाइम है यूज्ड इन डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स, बर्तनों पर जो रेजिड्यूज लगते हैं स्टार्च के, ठीक है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन के इस्तेमाल होगा, और जो अमाइलेज है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, और बर्तनों से जो स्टार्च के चिकनाइयों के दाग धब्बे होंगे उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए ये अमाइलेज इस्तेमाल होगा। लास्ट है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है फर्मेंटेशन का भी किसी हद तक ताल्लुक फूड इंडस्ट्री से ही है, ठीक है। तो अगर हम इसके पॉइंट्स बनाएं तो पहले में ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स स्टार्चेस इनटू सिंपल शुगर्स, हम स्टार्च जो होगा उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल शुगर में, फिर होगा इनटू अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड। ये जो स्टार्चेस होंगे जब टूटेंगे तो अमाइनो एसिड और पेप्टाइड्स बनेंगे। इन अमाइनो एसिड और पेप्टाइड्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, जैसा कि यीस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अमाइनो एसिड और पेप्टाइड को यूज करेंगे these simple sugars to make human useful products। यानी कि आसान अल्फाज में जैसे फूड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनी थी, डेयरी प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ले लिया हमने, तो सेम उसी तरह फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में भी इसी तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम योगर्ट बना लेते हैं, चीज बनता है, टी और कॉफी बनती है, सोया सॉस बनता है और विनीगर बनता है। ये वो चीजें हैं जो हम डेली हाउस होल्ड में घर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी फर्मेंटेशन इंडस्ट्री का हिस्सा है।
ठीक है। तो फर्मेंटेशन जो है वो डिटेल में उम्मीद है अभी नए सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन एंजाइम वाले चैप्टर में फर्मेंटेशन नहीं है। हो सकता है चैप्टर 8-9 में कोई टॉपिक इसका दिया होगा जिसमें हम इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स वगैरह को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 था एंजाइम। हमने एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसमें मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया। मेटाबॉलिज्म के दो सबसेट्स थे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन होती है। तो मैंने 3 पॉइंट बनाए थे। डेफिनेशन थी, एंजाइम डायनामिक्स था और एनर्जी डायनामिक्स, और एग्जांपल्स कोट की थी। कैटाबॉलिज्म की जो एग्जांपल है उनमें सेलुलर एस्पिरेशन और लाइपोलाइसिस आया था, जबकि एनाबॉलिज्म की जो एग्जांपल्स हैं उनमें हमने फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ी हमने, एंजाइम की एफिशिएंसी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स की जो बात करें, मैंने बताया था अभी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें सबसे पहले केमिकल नेचर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स था, फिर कोफैक्टर एंड एंजाइम्स, एंड लास्ट इज द एंजाइम एक्शन इन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म सिस्टम। उसके बाद यूजेस थे, तो 4 यूजेस हैं, फूड इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में, प्रोटीएज और अमाइलेज आ गया, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल हमने पढ़ा। तो आज का यही लेक्चर था। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो छोटे चैप्टर हैं इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ उनको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करें। तो उनमें हमने चैप्टर नंबर 6 के बाद 7 का पेयर है, 6 और 7 का। तो 7 हमने आज तकरीबन हाफ चैप्टर डिस्कस कर ली है, तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।